पहले बात करेंगे बाबा केदारनाथ धाम की। तो बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पे तारीख तय हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। उत्तराखंड से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। सुबह 7 बजे खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। 10 मई को कपाट खुलेंगे। सुबह 7 बजे बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। तारीख तय हो गई है। केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख तय हुई है। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि 11वें ज्योतिर्लिंग जो है भगवान केदारनाथ के कपाट है। आज कपाट खुलने की तिथि है घोषित हो चुकी है और आगामी 10 मई को सुबह शुभ लग्न में 7 बजे कपाट खोल दिए जाएंगे भक्तों के दर्शनार्थ। और आज जो पौराणिक परंपरा होती है उसके अनुसार ही जो पंच केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थल ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर, वहां पर रावल और पंडित समिति के कर्मचारियों के साथ ही वेद पाठियों द्वारा ये तिथि घोषित की गई है और आगामी 10 मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। जी फिलहाल क्या तैयारियां वहां पर की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब कपाट खुलते हैं तो बाकायदा तैयारियां की जाती हैं, और किस तरीके से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे फिर लोग दर्शन करने के लिए आ सकेंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो केदारनाथ भगवान के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया होती है, जो तिथि घोषित होती है, वो सुबह महाशिवरात्रि का जो पर्व होता है उसी पर्व पर सुबह ये तिथि घोषित की जाती है। और इसके लिए सुबह 4 बजे से पूजा अर्चनाएं होती है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया यहाँ पे फूल मालाओं से और भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी मौजूद हैं। विभिन्न प्रदेशों के और जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दें, जो केदारनाथ धाम की यात्रा है उसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी आज से। और इसके साथ ही जो लोग ऑफलाइन भी लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं, जो केदारनाथ यात्रा जो पैदल यात्री होते हैं। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे हेली सेवाओं के लिए खासकर ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, और बाकी जो पैदल यात्री होते हैं वो ऑफलाइन भगवान केदारनाथ के दर्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देहरादून से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मनीष खंडूरी कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। मनीष ने सोशल मीडिया से हटाया कांग्रेस का नाम। अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का पदनाम हटा दिया है। कांग्रेस में सोशल मीडिया विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं खंडूरी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, और इसके अगर खबर को समझा जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है? बिल्कुल अनुपम, और सियासी गलियारों में ये चर्चा लंबे समय से थी कि मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से अचानक से उन्होंने अपने एक्स पोस्ट से लेकर फेसबुक से लेकर तमाम जगह से जो कांग्रेस का डिजिग्नेशन था, जो सोशल मीडिया विभाग में वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर थे, वो डिजिग्नेशन उन्होंने वहां से हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है कांग्रेस के अंदर, कुछ न कुछ चल रहा है और वो लगातार बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। इस बात की भी चर्चा सियासी गलियारे में रही है और ये माना जा रहा है कि मनीष खंडूरी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी हो सकता है। क्या माना जाए, अभी 2 सीटों पर लोकसभा की भाजपा ने प्रत्याशी भी घोषित नहीं किए हैं, ऐसे में क्या मनीष खंडूरी उसमें भी एडजस्ट हो सकते हैं? देखिए, ये अभी देखने वाली बात होगी कि मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन ये सियासी गलियारों में लगातार चर्चा है। और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी माना जा रहा है कि ऐसे समय में जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव मैदान से भाग रहे हैं, कांग्रेस आला कमान को कहना पड़ रहा है कि बड़े नेता चुनाव में उतरे, ये समय डू एंड डाई का है। ऐसे समय में मनीष खंडूरी का कांग्रेस का जो डिजिग्नेशन है उसको रिमूव करना, मनीष खंडूरी का कांग्रेस से मोह भंग होना, क्योंकि 2019 में गढ़वाल लोकसभा चुनाव वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं। तो ठीक ऐसे समय में अगर मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। दिल्ली में 2 राउंड स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और तीसरी बैठक 9 या 10 मार्च को दिल्ली में होगी, लेकिन बड़े नेताओं के कन्नी काटने से दावेदारों के नाम ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पे है। दीपांकर, माथापच्ची चल रही है और इस बीच मनीष खंडूरी के कांग्रेस छोड़ने की चर्चाएं भी जोरों पर है। ऐसे में क्या लगता है आपको, किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में? बिल्कुल अनुपम, क्योंकि अभी खबर जो है कि तीसरे राउंड की बैठक 9 या 10 मार्च को हो सकती है। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो खुद दिल्ली पहुंचे हुए हैं गुरुवार को, और अगर कल और परसों में बैठक होती है तो जाहिर तौर पे अब कांग्रेस को एक फाइनल स्टेज पर पहुंचना होगा जहां दावेदारों के नाम फाइनल करने होंगे और उन्हीं में से उम्मीदवार सिलेक्ट होंगे। लेकिन खबरें सूत्रों के हवाले से कल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई है दिल्ली में, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये संकेत साफ दिए हैं बड़े नेताओं को कि कांग्रेस जिस स्थिति में और जहां पर अभी चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, बड़े नेताओं को चुनाव लड़ने चाहिए, क्योंकि बीजेपी से अगर मुकाबला है तो बड़े नेता अगर मैदान छोड़ेंगे तो मैसेज सही नहीं जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर भी पार्टी बड़े नेताओं को 5 सीटों पर उम्मीदवार बना सकती है, जो खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही हैं। जहां तक बात है मनीष खंडूरी के छोड़ने की, तो मनीष खंडूरी 2019 में राहुल गांधी ने उन्हें देहरादून में लॉन्च किया था। 2019 का वो चुनाव यहां पर हारे, 5 साल एक्टिव रहे, लेकिन अब जबकि ये बातें आ रही है कि हो सकता है बीजेपी ज्वाइन करे, तो जाहिर तौर पर एक झटका कांग्रेस के लिए जरूर होगा। लेकिन वहां पर जिस तरह गणेश गोदियाल या ज्योति रौतेला जो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहां पर दावेदार हैं और उनको भी पार्टी वहां पर उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन अब सब कुछ टिका है कल और परसों होने वाली बैठक पर कि दावेदारों के नाम यहां पर फाइनल हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा। यहां सीएम धामी काठगोदाम में बसों के लिए हिल डिपो का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही कई पेयजल योजनाओं की भी शुरुआत होगी। सीएम के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी जोश। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू होगा, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय अपने नेता पीएम मोदी को जल्द अपने बीच देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बस कुछ दिन और बचे हैं और चुनावी माहौल गरमाने लगा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में पीएम मोदी को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है। कुमाऊं के अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ता जल्द से जल्द पीएम मोदी को अपने बीच देखना चाहते हैं, ताकि मानस खंड का चुनावी रंग पूरी तरह से भगवा हो सके। बीजेपी कार्यकर्ता बाकायदा पार्टी के शीर्ष संगठन से उनकी मुराद जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग चाहेंगे कि हमारे नेता और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे मध्य आएं। पूरे कार्यकर्ता उसके लिए उत्साहित होंगे और कार्यकर्ता पूरे दिल से इच्छा कर रहे हैं कि मोदी जी आएं और हमारे नेता जितने भी हैं हमारे बीच में आएं, और इससे उनमें उत्साह का भी संचार होगा। जितना काम उन्होंने पिछले 10 साल में किया है, तो प्रत्येक जन जन के हृदय में वो वास कर चुके हैं और सबकी यही इच्छा है कि वो नज़दीक से मोदी जी को देखें। और कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा एक कार्यक्रम लगे जिसमें सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हो और हमको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सामने से हमें दिखें। साल 2014 से चुनाव चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का, पीएम मोदी हमेशा से कुछ जनसभाएं करते हैं। यही नहीं, कभी बद्रीनाथ और केदारनाथ से उनका प्रेम किसी से नहीं छिपा है। कुछ महीने पहले ही वो अल्मोड़ा के जागेश्वर और भारत चीन सीमा पर पिथौरागढ़ में मौजूद भगवान शिव के आदि कैलाश धाम का भी दौरा कर चुके हैं। पीएम का हर दौरा बीजेपी के लिए हमेशा संजीवनी देने वाला रहा है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी कार्यकर्ता एक बार फिर पीएम मोदी को अपने बीच देखना चाहते हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में भक्त सुबह 4 बजे से जलाभिषेक करने के लिए जुटे हुए हैं। भगवान शिव की ससुराल कहे जाने वाले हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का जमावड़ा है।
यहां भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरा मंदिर परिसर बोल बम के जयकारों से गूंज रहा है। सभी शिव भक्त मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर साल फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो आज के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष विधान है। जो भक्त वर्ष भर में पूजा नहीं कर पाते हैं, अगर महाशिवरात्रि के दिन भी जल अभिषेक कर लेते हैं तो उनको पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भगवान शिव की जो ज्योति है, ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थिति संसार में जब हुई थी, यानी उनका उत्पन्न जब हुआ था, उसका भी दिन माना जाता है। और भगवती पार्वती के साथ में आज भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन का एक विशेष महत्व है। बहुत अच्छे दर्शन हुए और भगवान की बहुत अच्छे दर्शन होके मतलब मन को बहुत अच्छे वो प्रतीत हो रहा है। शिव पुराण में भी महिमा है। ये भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है, दक्षेश्वर महादेव। और यहाँ पर राजा दक्ष के जब प्राणों की आहुति हुई थी तो माँ सीता जो 51 शक्ति पीठ बने हुए हैं, उनमें भी माँ सती का ही जो यहाँ पे माँ ने अपनी देह छोड़ी थी, वही उन्हीं के द्वारा ये सारे 51 शक्ति पीठ भी बने हुए। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर का नज़ारा भी बेहद खास है। यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर शिव भक्तों की लगी हुई है। सुबह 4 बजे से ये सिलसिला लगातार जारी है। जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, यहाँ श्रद्धालु जुटने शुरू हो गए और लाइनों में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। भक्तों की जो भीड़ है, जो लाइन लगी हुई है, वो बोल बम के जयकारों से लगातार गूंज रही है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का एक अपना पौराणिक इतिहास है। हरिद्वार का ये पौराणिक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सीधे भगवान शिव की ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है। और सभी चाहे वो सावन की शिवरात्रि हो या शारदीय शिवरात्रि हो, इसमें भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की उमड़ती है। इसलिए पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम है वो यहाँ पर किए जाते हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना फैले। सुबह 4 बजे से ये सिलसिला यहाँ पर जारी है और लोग अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करके अंदर मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। अल्मोड़ा में भी महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ है। यहां जागेश्वर धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु जागेश्वर धाम आकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को दूध, बेर और जलाभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं जागेश्वर धाम में आज रात विशेष पूजा का आयोजन होगा, जो साल में एक बार ही किया जाता है। पर आज जागेश्वर धाम में देश विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर महामृत्युंजय जाप, रुद्राभिषेक और शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज रात में यहाँ पर महापूजा का आयोजन किया जाएगा। रात 12 बजे वो महापूजा होती है। वो विशेष शिवरात्रि पर ही साल में एक बार होती है महापूजा। उत्तरकाशी में भी महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही जलाभिषेक के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं गोपेश्वर महादेव, कालेश्वर महादेव के साथ सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करते हुए नजर आए। इसके अलावा शहर में भव्य शिव बारात का भी आयोजन किया जाएगा। होता है वो ऐसा महापर्व, सबको सब कुछ देने वाला मनोवांछित फल सबको मिलते हैं, सबको प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान जी हैं और ब्रह्ममुहूर्त से निकल के कल तक निरंतर जलाभिषेक होगा। सुबह 4 बजे से ब्रह्ममुहूर्त से यहाँ पे सारे श्रद्धालु जुटे हुए हैं और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं हैं। काफ़ी व्यवस्था बनाए रखी है सारे मंदिर परिसर में। सभी लोग अपना अपना जो है, जो भी भक्त आज के दिन जो भगवान शिव को जो है गंगा जल अर्पित करता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और परम पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो हमारी सेवा मंडल उन्होंने व्यवस्था बना रखी है, तो बस यही है कि आप लोग भी आए, दर्शन करें और भोले बाबा जी का आशीर्वाद लें। तीर्थनगरी ऋषिकेश के शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक मंदिर वीरभद्र महादेव में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही दूर दूर से श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी हुई है। श्रद्धालु भोले बाबा के जलाभिषेक कर रहे हैं और सुख शांति की कामना कर रहे हैं।
भगवान शंकर ने अपनी जटाओं के द्वारा वीरभद्र जी को प्रकट किया था, इसलिए ये मंदिर वीरभद्र महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक इसकी यही मान्यता है। शिवरात्रि का मेला अच्छी तादाद में लगता है, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने भरोइया शिव मंदिर पर दर्शन पूजन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी पूजा कर रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी की शिव पूजा की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। भरोइया शिव मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने पूजा की और वो तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना भगवान शिव से की। उत्तराखंड में जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार उनको प्रत्याशी बनाया गया था, उस समय से लेकर उत्तराखंड की जनता ने हमेशा मोदी जी के साथ दिया है। 5 सीटें 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी 5 सीटें उत्तराखंड की जनता उनको बड़े अंतर से यहाँ से जिताकर भेजेगी, क्योंकि हर एक उत्तराखंड वासी को ऐसा मोदी जी ने अपने कालखंड में उनसे इतना प्रेम, इतना स्नेह, तमाम प्रकार का जो विकास जो पहले कभी नहीं हुआ था वो मोदी जी के आने के बाद हुआ है। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है, इसलिए उत्तराखंड के लोग उनको अपना परिवार मानते हैं, वो भी जिस प्रकार से उत्तराखंड को मानते हैं। तो परिवार का चुनाव है, इसलिए यहाँ से 5 सीटें बड़े। अल्मोड़ा के सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना इन दिनों देहरादून में सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2 दिन पहले नगर निगम में कमिश्नर के साथ अभद्रता के मामले में जीना पर केस दर्ज हो चुका है और पार्टी ने भी जीना को संयमित रहने के लिए कहा है, मगर अब विधायक जीना के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले सल्ट विधायक महेश जीना बुधवार को नगर निगम के कमिश्नर से भिड़ गए। नाराजगी एक ठेके को लेकर थी। मामला इतना आगे बढ़ा कि आईएस संगठन आगे आ गया। नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नाराजगी के बाद विधायक और उनके 4 समर्थकों पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी विधायक मीडिया से दूर हैं, लेकिन बीजेपी के दूसरे विधायक खुलकर उनके पक्ष में खड़े हो गए। इनमें एक दुर्गेश्वर लाल हैं, जो इसी साल जनवरी में मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे। प्रतिनिधियों का अधिकार है अपनी बात रखना, और अगर उस बात को अगर अधिकारी या कोई कर्मचारी गलत लेता है तो वो भी दुर्भाग्य है। उनको उस बात पे थोड़ा सा महत्व देना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि विधायक भी अपने में एक प्रोटोकॉल का व्यक्ति होता है और लाखों जनता उसको चुन के भेजती है। अधिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, अधिकारी सरकार नहीं बनाता है। अधिकारी की वजह से कोई सरकार नहीं चलती। वो जो सरकार चलती है वो विधायकों की वजह से चलती है। कोई भी नेता, वो चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, उसको जनता चुनती है। तो हमारे लिए, तो मेरे लिए, तो मैं कहता हूँ मेरे लिए जनता सर्वोपरि है। हालांकि पार्टी की तरफ से विधायकों को हिदायत दी जा रही कि वो संयमित व्यवहार करें और यही चुनावी वक्त का तकाजा भी है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि सबको संयमित होकर के चलना चाहिए और जो नियम और जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अनुपालन करने का पहला जो जिम्मेदारी है, जो पहला कर्तव्य है, वो प्रमुख लोगों का, वरिष्ठ लोगों का बनता है।